जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास सिविक्स का यानी कि राजनीति अध्ययन का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इस चैप्टर का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें कि हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारे दिए गए, शायद 28 क्वेश्चन थे, सभी को समझा था और याद किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पे इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला है मिलान करने वाला क्वेश्चन। तो आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को सूचियां दिया गया, इनको मिलान करना है। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पार्टियों का नाम दिया गया, इनका चुनाव चिन्ह क्या है उससे मिलान करना है। समाजवादी पार्टी यानी कि समाज पार्टी की अगर बात करें तो समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन होगा। राजद का जो चुनाव चिन्ह है वो लालटेन है। लोजपा का चुनाव चिन्ह है बंगला और जेडीयू का चुनाव चिन्ह है तीर। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे इस सूची में दिया गया है कुछ राजनीतिक पार्टियों का नाम, और ये राजनीतिक पार्टियां किस महागठबंधन से जुड़ी हुई हैं उनसे मिलान करना है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी यूपीए महागठबंधन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है आपके एनडीए महागठबंधन से। और कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी क्षेत्रीय दल से, और झारखंड मोर्चा जिसका नाम है वो है आपका क्षेत्रीय पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो पूरा नाम नहीं दिया गया कुछ पार्टियों का, तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पार्टियों का नाम पहले ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे यूपीए जो है, यूपीए अब बदल करके इंडिया हो गया है, ये महागठबंधन। तो ये चीजें पहले पुराने नाम थे, तो इसको इसी हिसाब से आपको मिला लेना है। अब बढ़ेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए आपको 2 नंबर मिलने वाला है आसानी से। आंसर भी काफी आसान है और आसान भाषा में आप लोग लिख सकते हैं, काफी फास्ट तरीके से हम लोग समझेंगे। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, मतलब कि बिहार में जो आंदोलन हुआ था स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया था, उसका कारण क्या था। देखिए शुरुआत में ये तो छात्रों ने ये आंदोलन किया था, लेकिन बाद में बिहार के लगभग सभी लोगों ने, किसानों ने, शिक्षकों ने और महिलाओं ने, सब ने मिलकर के इसको भागीदारी लिया इस आंदोलन में। और बाद में जब ये जननायक जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से जुड़ गए, इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगे, तो लगभग ये आंदोलन जो था राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गया या फिर पूरे देश भर में फैल गया। देखो इसका आंसर लिखना है कैसे। बिहार में छात्र आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ था। इसका प्रमुख कारण था बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, शिक्षा स्वास्थ्य की खराब, शिक्षा व्यवस्था की खराब हालत और भ्रष्टाचार यानी कि घूस लेना। छात्रों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया और व्यवस्था में सुधार की मांग की। इस आंदोलन ने लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत किया और जनता को सरकार की गलतियों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दिया। तो काफी सिंपल सा आंसर है। लिखना क्या है, आपको क्या याद रखना है, ये आंदोलन कब होता है 1970 के दशक में। इसका नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। ये आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। कारण पूछा गया, तो कारण क्या है, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई अभी भी बढ़ रही है, बेरोजगारी अभी भी है, शिक्षा व्यवस्था अभी भी खराब है और भ्रष्टाचार तो है ही। तो यही चीजें तो लिखनी है, आप लोगों को पहले से ही पता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे चिपको आंदोलन। देखिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने क्या किया था, अंधाधुंध पेड़ों को कटाई किया जा रहा था उस समय। तो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए वहां की महिलाओं ने क्या किया था, पेड़ों से चिपक करके उनका रक्षा किया था। तो इसी को क्या कहा जाता है, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 1970 के दशक में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना, पर्यावरण की रक्षा करना। गांवों की महिलाओं और किसानों ने पेड़ों से चिपक करके उन्हें काटने से बचाया। इस आंदोलन ने लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई और सरकार को वनों की रक्षा के लिए मजबूर किया। तो काफी सिंपल सा आंसर मैंने पहले ही आप लोगों को समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होते हैं। देखिए एक ऐसे संगठन होते हैं जो स्वतंत्र राजनीतिक संगठन वे संगठन होते हैं जो किसी बड़े राजनीतिक दल से बिना जुड़े जनता की समस्याओं और मुद्दों पर कार्य करते हैं। मतलब कि ये किसी पार्टी से नहीं जुड़ते हैं। ये क्या ऐसे संगठन होते हैं जो लोगों की जो समस्या होती है उन समस्याओं का आवाज उठाते हैं और सरकार को मजबूर करते हैं कि उन समस्याओं का निदान किया जाए, मतलब कि उन समस्याओं का समाधान निकाला जाए। ये संगठन स्थानीय स्तर पर लोगों की आवाज उठाते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं कि वो काम को करे। अक्सर ये संगठन सामाजिक आंदोलनों से जुड़े
ते हैं और कभी-कभी चुनाव लड़ कर के भी जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या था? देखिए काफ़ी सिंपल है, 1980 के दशक में इस भारतीय किसान यूनियन का किसानों के हितों की रक्षा के लिए इसका गठित होता है। इसकी मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसानों की फसलों का उचित मूल्य, यानी कि किसान जो भी फसल उगाते हैं उसका सही दाम मिलना चाहिए। बिजली पानी पर सब्सिडी किसानों को दिया जाना चाहिए और किसानों को जो भी उपकरण मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, इन मशीनों, थ्रेशर हो गया, इन पर टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए और किसानों के कर्ज माफ करना चाहिए। इस यूनियन ने किसानों को संगठित कर उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया था। किसने? भारतीय किसान यूनियन ने। काफी सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? देखिए सूचना का अधिकार, जो भी मतलब कि सूचना का अधिकार मतलब खबर पाने का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए सरकार कौन सा काम कर रही है, कौन कौन सी योजना बना रही है, उस वो सभी जानकारियां जनता तक पहुंचे, बस यही अधिकार को क्या कहा जाता है? पाने के लिए जनता ने, उस समय लोगों ने आंदोलन किया था, जिसको सूचना का अधिकार आंदोलन कहा जाता है। तो उसके बारे में लिखना है, सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सरकारी कार्यों और योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना था। जनता को यह अधिकार मिल सके कि वे सरकारी दफ्तरों से अपने कामकाज से जुड़ी जानकारी मांग सके। यह आंदोलन का मकसद भ्रष्टाचार कम करना था, पारदर्शिता लाना था और जनता को सशक्त बनाना था। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिली। काफी सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। यानी कि जो राजनीतिक दल है, जो चुनाव लड़ती है पार्टियां, उनका परिभाषा पूछा गया। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह होता है, मतलब कि लोगों से जुड़ा हुआ एक ऐसा समूह होता है। संगठित मतलब क्या? लोग जुड़े, उसी को संगठन बना। अब वो सभी लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो संगठित समूह हो जाता है और समान विचारधारा वाले लोग उससे मिलकर के बनता है। अगर किसी पार्टी में किसी इंसान, जितने भी लोग होते हैं, उनका सभी का लगभग विचारधारा एक जैसा ही होता है। अगर किसी एक नेता का विचारधारा अलग होता है तो फिर वो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? ये जो राजनीतिक दल होता है, इसका उद्देश्य होता है चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना और शासन चलाना। राजनीतिक दल जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को नीतियों के रूप में बदल करके लागू करने का कार्य करते हैं और लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता सरकार के बीच में सेतु का कार्य करता है, मतलब कि ब्रिज का काम करता है। मतलब कि ये जनता है, ये सरकार है, इसके बीच में ये जो ब्रिज जोड़ने का काम करता है, इनको कौन? राजनीतिक पार्टियां। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच की कड़ी है? मतलब कि बिल्कुल आपको वही चीज पूछा गया है। देखिए राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच की कड़ी का कार्य इसीलिए करता है क्योंकि यह जनता की समस्याओं और मांगों, यानी कि लोगों की जो भी समस्या होती है, मांग होती है, वो सरकार तक पहुंचाता है। चुनाव के माध्यम से दल जनता के वादे करते हैं और सरकार बनने पर उन वादों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह राजनीतिक दल जनता की राय और सरकार की नीतियों के लिए संतुलन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, दल बदल कानून। देखिए दल बदल कानून 1985 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? दल बदल कानून को लागू करने का, जो भी विधायक या फिर सांसद होते हैं वो बार-बार पार्टियां ना बदल सके। पहले क्या होता था, इस कानून के आने से पहले कोई भी एक विधायक हो या फिर सांसद हो, वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में बस दल बदल करते रहता था। तो उसको रोकने के लिए किया गया था। इस कानून के अनुसार यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टी बदलता है तो उसकी समस्या समाप्त हो जाती है या उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, यानी कि वो की जो वही सदस्यता थी, भागीदारी थी, चुनाव में जीता हुआ था, वो समाप्त हो जाता है। यह कानून लोकतंत्र में स्थिरता लाने और अवसरवादी राजनीति को रोकने के लिए बनाया गया था ताकि जनता के विश्वास को ठेस ना पहुंचे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि ऐसे पार्टियां जो लगभग देश भर में प्रचलित होती हैं, उनको कहते हैं। बस उसी चीज को आपको आंसर लिखना है। देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल वे दल होते हैं जिनका प्रभाव पहचान पूरे देश में होती है। ऐसे दलों को चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देता है। इन दलों को कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और लोकसभा चुनाव में निश्चित प्रतिशत वोट हासिल करना चाहिए। यदि मतलब कि क्या हुआ,
कि लगभग कम से कम ये 4 राज्यों में चुनाव लड़के कुछ सीट जीते और कुछ प्रतिशत इनके हिस्से में होना चाहिए, इनको वोट मिलना चाहिए, तभी इनको राष्ट्रीय दल कहा जाएगा। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये 2 पार्टियाँ जो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियाँ हैं, और भी पार्टियाँ हैं लेकिन इतना काफ़ी है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आया था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए आपको 4 या फिर 5 नंबर मिलने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनसंपर्क से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। जनसंपर्क मतलब क्या? लोगों को जोड़ना या फिर लोगों से जुड़ना। क्या इस कथन से सहमत है? और अपने पक्ष में उत्तर दें, मतलब कि क्या आप इस कथन से सहमत है, यानी अपने पक्ष में उत्तर देने के लिए कहा गया। हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः मतलब कि पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि जनसंपर्क से लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है, मतलब कि जनता ही सबसे बेहतर होता है, सब सर्वश्रेष्ठ होता है। सरकार जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार काम करती है। जब नेता, राजनीतिक दल और सरकार जनता से जुड़ करके उनकी समस्याओं और आकांक्षाओं को समझते हैं और तब वे बेहतर नीतियां बना पाते हैं। जनसंपर्क से ही सरकार की योजनाओं की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचती है और साथ ही जनता अपनी राय और शिकायतें सरकार तक पहुंचा सकती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, जनता का विश्वास कायम रहता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि जनसंपर्क लोकतंत्र की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या-क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। लोगों से देखिए, सरकार का लोगों से जुड़ना या फिर लोगों का सरकार से जुड़ना ही क्या है? जनसंपर्क है। आप इस स्थिति में जुड़ने से क्या-क्या होगा उसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले तो आपसे जो सवाल पूछा गया, सहमत है कि नहीं बता दीजिए। आगे आपको लिखना है कि जनता जो होती है लोकतंत्र की सर्वोच्च होती है, मतलब कि सबसे ऊपर का हिस्सा होती है, सबसे महान होती है। अब जो भी लोगों की, जनता की समस्या होती है, आवश्यकता होती है, इच्छा होती है, वो अगर जनसंपर्क ही नहीं होगा तो सरकार तक नहीं पहुंचेगा। अब सरकार तक नहीं पहुंचेगा तो उसके लिए नीतियां नहीं बन पाएगी। अब नीतियां नहीं बन पाएंगी तो उसके निदान यानी कि समस्याओं का हल कैसे होगा। तो बस इसी तरीके से आपको लिख देना है इसका आंसर। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया? यानी कि आप लोगों को पता है कि बिहार में जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था वो पूरे देश भर में फैल गया। इसके बारे में आपको लिखने के लिए पूछा गया, बोला गया। तो बिहार का छात्र आंदोलन शुरू में स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ था, मतलब कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी और बेरोजगारी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, काम नहीं था, तो इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ स्टार्ट हुआ इन मुद्दों पर कि इनका समाधान होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया। 1974 में जयप्रकाश नारायण, आप लोगों को पता है, मैंने बताया कि जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का बाद में जुड़ करके इसका नेतृत्व किया था, जिससे कि इसे व्यापक समर्थन दिया और इस संपूर्ण क्रांति का रूप दे दिया, मतलब कि ये जो छात्र आंदोलन था इसे संपूर्ण क्रांति का रूप दे दिया। आपसे ऑब्जेक्ट में ये पूछ सकता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। आपको सिंपल सा लिख देना है। आंदोलन का उद्देश्य केवल बिहार की समस्याओं का समाधान नहीं था, बल्कि यह पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तन और ईमानदार शासन की मांग से जुड़ गया। इससे छात्रों, युवाओं और मजदूरों और किसानों ने भी भाग लिया। सरकार की नीतियों के विरोध में यह आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया। मतलब कि कोई कहीं पर भी पॉलिटिकली चुनाव होता तो सभी पार्टियां इस आंदोलन में जुड़े बगैर या फिर इस आंदोलन के बारे में बोले बगैर चुनाव में नहीं उतरती थी, नहीं जीत पाती। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे धीरे एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या याद रखना है पहले बता देते हैं। शुरू क्यों हुआ था? 1970 के दशक में, यानी कि 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की वजह से। 1974 में जयप्रकाश नारायण इससे जुड़ गया, इससे फैल गया ये आंदोलन, संपूर्ण क्रांति बन गया। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था और बाद में ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। क्यों? कि शासन व्यवस्था और ईमानदार पूरे देश में ही बेईमान लोग भरे पड़े थे, तो उसी की वजह से पूरे देश में फैल गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़े और अपने पक्ष में उत्तर दीजिए। मतलब कि कुछ बातें आपको बताया गया है, उनको पढ़ करके उनके पक्ष में आपको उत्तर देने के लिए कहा गया। तो सबसे पहला क्या है? क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करती है। इसके बारे में आपको अपने हिसाब से उत्तर देना है। देखिए, क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत तो करती है, का अर्थ है कि लोग अपने क्षेत्रीय संस्कृति और भाषा आवश्यकताओं
को महत्व देती है। मतलब कि हमारे बिहार की अगर बात करें, हमारे बिहार की जो भी संस्कृति है उसको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्षेत्रीय भाषा हो गया। इसी तरीके से अगर हर एक क्षेत्र की भाषा देती है या लोग अपने क्षेत्र की संस्कृति, भाषा को, आवश्यकता को महत्व देती है, तो वो लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। लोकतंत्र में जब हर क्षेत्र की पहचान को समान सम्मान मिलता है, तो लोगों में यह भरोसा होता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और इससे एकता बनी रहती है। अगला आपको पूछा गया है कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, इसीलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। यानी कि जो भी संगठन होते हैं जो सरकार पर कोई काम को करने के लिए दबाव बनाती है, आंदोलन करती है, उनको समाप्त कर देना चाहिए या नहीं, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए, दबाव समूह हमेशा स्वार्थी नहीं होता है। कई बार समूह समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को उठाते हैं, जैसे कि किसान यूनियन किसानों की आवाज को उठाते हैं, मजदूर यूनियन मजदूर संगठन मजदूरों की आवाज को उठाते हैं, महिला संगठन महिलाओं की आवाज को उठाते हैं। ये सरकार को जनता की वास्तविक समस्याओं से अवगत कराते हैं और इन्हें समाप्त करने से लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मतलब कि दबाव समूहों को समाप्त करने से लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, इसीलिए दबाव समूह लोकतंत्र में जरूरी भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट आपको इसी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि जनसंपर्क लोकतंत्र का विरोधी है, तो ये तो नहीं है ना, ये कथन गलत है। जनसंपर्क यानी कि जनता को संगठित करना, जनता से जुड़ना सरकार का, या फिर जनता को सरकार से जोड़ना, अपनी समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाता है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है और जनसंपर्क से सरकार का सही दिशा मिलती है, इसीलिए जनसंपर्क विरोधी नहीं बल्कि समर्थक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, मतलब कि बहुत कम है, पूछा गया है। तो ये तो नहीं है, महिलाओं ने भी बराबर भागीदारी निभाई है। तो ये कथन पूरी तरीके से गलत है। भारत में स्वतंत्र आंदोलन में से लेकर के चिपको आंदोलन हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तक महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने समाज सुधार, शिक्षा क्षेत्र में योगदान दिया है, इसीलिए महिलाओं की भूमिका नगण्य कहना सही नहीं है, बल्कि वे लोकतंत्र की मजबूती को अहम हिस्सा रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए और आंसर क्लियरली लिखा होना चाहिए। देखिए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? मतलब कि लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है, पर क्यों? देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करती है, मतलब कि ब्रिज का काम करती है। वे जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की नीतियों को जनता को समझाते हैं। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र अधूरा रहेगा, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि चुनने में सक्षम ही नहीं होगी। इसीलिए लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है। अगर राजनीतिक पार्टियां ही नहीं रहेंगी तो लोकतंत्र ही नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होगा वोट देने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का, तो वो लोकतंत्र नहीं होगा, वो राजशाही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं, पूछा गया। यानी कि जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है वो देश के विकास में किस तरीके से योगदान देती है। देखिए, राजनीतिक दल देश की नीतियां बनाते हैं, चुनावों के माध्यम से जनता को जोड़ते हैं और विकास के मुद्दे पर सरकार का ध्यान दिलाते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और रोजगार जैसी समस्याओं का समाधान के लिए योजनाएं तैयार करते हैं और सही नीतियों से राष्ट्रीय विकास होता है और जनता को सुविधा मिलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताइए। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है उनका प्रमुख कार्य, तो इसके प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है। सबसे पहले चुनाव में भाग लेकर के सरकार बनाना, यानी कि चुनाव जीतना और जनता की समस्याओं को उठाना और समाधान करना। उसके बाद सरकार की नीतियों का समर्थन या विरोध करना, या अगर सरकार सही नीति बनाती है तो समर्थन करना, या फिर गलत नीति बनाती है तो विरोध करना। जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करना, यानी कि सरकार है, ये जनता है, इसके बीच में ब्रिज का काम करना, इनको जोड़ने का काम करना और देश के विकास को, एकता को बनाए रखना। तो सिंपल सा आंसर है आपको 5। अगर आप इसके कार्य याद रख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता को प्रदान करता है। मतलब कि जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल होते हैं उनकी मान्यता कौन प्रदान करता है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कौन सी राजकीय पार्टी है, यानी कि किसी स्टेट में की पार्टी है, और इसके मापदंड क्या है, इसको आप कैसे पता कर पाइएगा। तो इसको लिए आपको लिखना है कि भारत में चुनाव आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों की मान्यता प्रदान करता है। राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं? राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट और लोकसभा में 2% सीटें प्राप्त
करनी होती है। मतलब कि अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 4 राज्यों में चुनाव लड़ना पड़ेगा और 4 राज्यों से लगभग 6% वोट उनको हर एक राज्य से जीतना पड़ेगा और लोकसभा में 2% यानी कि जितने लोकसभा में सीट होगा, उनको जीतना भी पड़ेगा। और राज्य दल क्या होता है? राज्य दल बनने के लिए दल को उस राज्य के 6% वोट या और विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त करनी होगी। इसमें लोकसभा में 2% प्राप्त करना था राष्ट्रीय दल को, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 2 सीटें प्राप्त करना है राष्ट्रीय दल को। प्रतिशत और सीटों में अलग है दोस्तों। यहाँ पे इस पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया, तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को समझ चुके होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।